अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामीन नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है तौसीफ बरेलवी। तौसीफ बरेलवी कौन है, उनका तारुफ मैं क्यों पेश करूं। बल्कि सबसे पहले मैं तौसीफ बरेलवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना तारुफ चंद लफ्ज़ों में खुद पेश करें, क्योंकि अगर मैं आपका तारुफ कराऊं तो हो सकता है लोग ये कहें कि तुमने अपने दोस्त के तारुफ में मुबालगा आराई कर दी है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं, लेकिन दरख्वास्त ये भी है कि आप भी मुबालगा ना कीजिएगा और कंजूसी से भी काम ना लीजिएगा। जी जी। अब दोनों बातें आपने कह दी हैं तो थोड़ी मुश्किल तो होगी मुझे। जी लेकिन जी। मैं कोशिश करता हूँ अपने बारे में बताने की। मेरा ताल्लुक बरेली से है। बरेली जो यूपी में एक बड़ा मशहूर शहर है, तो वहाँ से ताल्लुक है। और इब्तिदाई तालीम भी वहीं हुई है, बल्कि इब्तिदाई क्यों, बी और एमए भी वहीं पढ़ा है। तो मुझे मौका जी मिला पीएचडी करने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मैं यहाँ आ गया पीएचडी करने की गरज से। एक दो बार कोशिश पहले भी की थी, लेकिन पहले नहीं आ पाया था किसी वजह से। और तालीमी तो ये है मामला मेरा। और बाकी फरीदपुर में ही सारी चीज़ें हुई हैं। फरीदपुर एक कस्बा है छोटा सा बरेली में, तो वहाँ रहा हूँ। जी। और बरेली में पढ़ाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस लिखने पढ़ने का शौक है। और अभी भी कोशिश करता हूँ कि कुछ लिख पढ़ सकूँ और अच्छा, अच्छी किताबें। आपका ताल्लुक बरेली शहर से है, इसलिए आप बरेलवी लिखते हैं। हम लोग तो सोचते थे कि शायद वसीम बरेलवी से आपका कोई गहरा रिश्ता है, इसलिए आप बरेलवी लिखते हैं। हकीकत बात तो ये है कि उनसे मेरी एक भी मुलाकात नहीं है। मुशायरों में एक दो सुना होगा उनको, अलबत्ता इंटरनेट पर ही उनको देखा है, सुना है। और एक हफ्ते से उनको बस मोबाइल में या लैपटॉप में देखा सुना है, या जी फिर जी। पहले सीडी होती थी तो सीडी में भी उनको सुना। अच्छा अच्छा। अभी कोई उनसे नहीं है। हम्म। अभी कोई उनका एक लिंक बहुत नहीं है। खूबसूरत उनका बहुत खूबसूरत शेर है, और मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक जी जी। सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। बिल्कुल। और ये कैसा मरना है, हम खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो एक चीज ये बताइए कि आपने कम उम्री में ही दो बड़े अदबी एजाजात हासिल कर लिए हैं, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, और आज तक का अदबी एजाज भी आपको मिला है। इसका क्या राज है? क्या बरेलवी लिखने की वजह से, या बरेली का आप बरेली के हैं इसलिए आपको ये एजाज मिला है? या अगर कहें तो मैं भी अपने नाम के साथ बरेलवी लगा लूं, या वसीम बरेलवी साहब से कोई रिश्ता जोड़ लूं, ताकि मेरे हिस्से में भी दो नहीं, तीन अवार्ड आ जाए। रिश्ते वाली बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है उनसे। और ना ही उनकी निस्बत से मैंने अपने नाम के साथ लगाया। अलबत्ता बात ये थी कि शुरू शुरू में मैं शायरी की तरफ माइल हो गया था, नौअमरी में। तो मेरे उस्ताद हुआ करते थे डॉक्टर असद निज़ामी। वो गोरखपुर के रहने वाले थे, तो फ़ोन के ज़रिए से, और पहले ख़त के ज़रिए, फिर फ़ोन के ज़रिए से वो कुछ इस्लाह किया करते थे। लेकिन मुझे बाद में हुआ कि मैं चल नहीं पाऊंगा। और मैं जब अलीगढ़ आया तो पूरी तरह ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, शायरी वाला। तो शायरी में मैं नहीं चल पाऊंगा, ये बात मुझे समझ में आ गई। ये अच्छा हुआ मेरे साथ, और मैं फिक्शन की तरफ निकल पड़ा। तो लेकिन ये हम लोग तो तो चीज़ हो महरूम गई। हो गए ना, वरना आज हमारे पास दो दो बरेलवी होते, वसीम बरेलवी शायर, तौसीफ बरेलवी शायर। चलिए, आप नहीं, अपने शायद फिक्शन मुझे के बारे फिक्शन में ही में ही काम। बताइए। जी जी जी। जी जी। तो वो अवार्ड का मामला ये है कि बरेलवी लगाने से नहीं है, बल्कि इसका तो मुझे नुकसान भी हुआ है। अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक है, वो लगा है तो लगा है। उसके बाद में मैंने कोशिश की मैं अपना नाम तौसीफ खान लिखूं, तो वो एक्सेप्ट जी ही नहीं जी। हुआ कहीं। तो लोगों ने वो तौसीफ बरेलवी ही लिखा, मेरी कहानी में भी तौसीफ बरेलवी ही लिखा। हालांकि शायरों वाला नाम है ये, तौसीफ बरेलवी जो है वो शायरों वाला नाम है। अफसाना निगार इस तरह के नाम नहीं रखा करते हैं अमूमन। अच्छा, तो लेकिन आपने क्या क्या लिखा है? कितने अफसाने लिखे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं आपने? अफसानों के ताल्लुक से कई बातें कही है, तो आप अब अपने अफसानों के बारे में कुछ बताइए, यानी कि तौसीफ के अफसानों के औसाफ क्या हैं। इस पर तो मैं गुफ्तगू कर लूंगा, लेकिन आप बताइए कि आपने कितने अफसाने लिखे हैं जी जी। और आजकल क्या कर रहे हैं। तौसीफ के अफसानों के औसाफ तौसीफ तो आप खुद ना बताएं तो अच्छा होगा। अलबत्ता ये है कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूं। देखिए, नया तो हम कुछ ला नहीं सकते हैं दुनिया में। जो चीज़ हम सोचते हैं वो ऑलरेडी पहले हो चुकी होती है।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको पेश नए अंदाज में करते हैं। ठीक है, मंटो, बेदी, इसमें चुगताई, प्रेमचंद बनने की कोशिश ना करें, कुछ अपना उस्लूब अलग बनाने की कोशिश करें, अपनी लफ्जियात अलग बनाएं, है ना, अपना कोई अपना ऐसा नजरिया है अगर उसे हम पेश कर सकते हैं, बल्कि थोपे नहीं पेश करें। तो ये बस छोटी मोटी कोशिशें होती हैं। जी। और आप ये बहुत ज्यादा बताइए, नहीं। आपको एक किस किताब पे दो दो अवार्ड मिले हैं? मेरी किताब का नाम है जहनजाद, उसमें 20 अफसाने हैं और मुख्तसर सी है, 150 सफ़ात की किताब है। तो जी। उसमें जहनजाद उसका टाइटल है। उस पर मुझे साहित्य अकेडमी का युवा अवार्ड मिला है और इंडिया टुडे की जानिब से एक अवार्ड मिला है, जो उनका अच्छा भाषा को लेकर के अवार्ड वो देते हैं। अच्छा। तो ये अच्छा। 2 अवार्ड मिले हैं। तो जी अब जी। यहाँ पर दो तीन सवालात ये हो सकते हैं कि क्या तीसरे अवार्ड का भी आप ख्वाब देख रहे हैं? या कहा यह जाता है कि नौजवानी में दो अहम ख्वाब होते हैं नौजवानी के। उसमें से एक नौकरी भी है, तो क्या नौकरी आपके ख्वाब में आती है या नहीं? या फिर आप ऑलरेडी अभी कोई नौकरी कर रहे हैं, और जो नौजवानी का जो दूसरा ख्वाब है वो कभी और के लिए रखते हैं? सिर्फ एक ख्वाब यानी नौकरी आपके ख्वाब में आती है या नहीं? देखिए, नौकरी मैं सच बताऊं ख्वाब में एक भी बार नहीं आई अभी, अलबत्ता जरूरत तो सबको होती है उसकी, लेकिन जी वो जी। ख्वाब में एक भी बार नहीं आई। लेकिन मैं ख्वाब के अलावा अगर मैं कहूँ तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और नौकरी का मामला ये है कि आर्जी तौर पर कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी ना किसी इदारे से जुड़े हुए हैं। तो अलीगढ़ में मैं एक इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ कॉलेज में। जी। ये है कि आर्जी तौर कौन पर सा हूँ। इदारा है, उसके बारे में आप और थोड़ी सी वजाहत फरमाएं, तो हमारे नाजरीन जी, सामीन आपसे और करीब हो जाएंगे। अलबरकात एक इदारा है, अलबरकात ग्रेजुएट स्टडीज, कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, और वहाँ पर मैं उर्दू पढ़ाता हूँ बीए के बच्चों को। तो बीए तक ही है अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अभी उसमें बीए है, तो जो भी उसमें सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें मैं अपना अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाता हूँ। अच्छा जी अच्छा। देखिए, एक शरारती सवाल भी मैं आपके सामने पेश कर दूं कि देखिए, उर्दू में वसीम बरेलवी हैं, तौसीफ बरेलवी हैं, माजिद देवंदी है, जहाज देवंदी है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं कुछ लोगों को मशवरा दूं कि अपने बच्चों का नाम अंदलीब वहाबी, हबीब सलफ़ी, या फुज़ैल शाफ़ई, अब्दुल मालिकी वगैरह अपने बच्चों का नाम रखें, क्योंकि तमाम मसालिक के लोगों की नुमाइंदगी अदब में हो सके। क्या फरमाएंगे आप इसके मुतालिक? अब ये तो बड़ा पर्सनल मैटर है, और इसके बारे में लोग आज़ाद भी हैं। जिसको जो अच्छा लगे। मैं तो अपने उस्ताद का दिया हुआ नाम अभी तक चला रहा हूँ। जी और भले ही शायरी के मैदान में मैं जब कोशिश कर रहा था तब मैंने ये नाम एक्सेप्ट किया था, और बाद में अभी तक भी है। और मैं चूंकि शायरी का मैदान छोड़ चुका हूँ और अफसाने की दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं उस नाम को हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो एक्सेप्ट ही हो गया है। और अब मुझे नहीं, लगता है मैं कि वो हटाने की ज़माना बात चेंज। नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मजीद मसालिक के लोगों की नुमाइंदगी की बात कर हाँ रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, लोग आज़ाद हैं इसके लिए। और बिल्कुल, अगर वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सेक्ट को अगर वो फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अलबत्ता शिद्दत नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। आपका अपना सेक्ट है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो आपके अपने लिए है, और किसी के लिए नहीं है। आप तो उसमें शिद्दत ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए मुझे लगता है। जी चलिए, अगला सवाल यह है कि मुझे कुछ लोगों ने लिखने पर उभारा था, जैसे अब्दुल कादिर शम्स साहब हैं जो एक मोतबर सहाफ़ी थे, मेरे हमदर्द जी फैयाज अहमद, शहनवाज कमर, इम्तियाज रूमी, फुरकान आलम वगैरह ने मुझे लिखने पर उभारा। लेकिन आज जी जी। करता है कि मैं उनके लिए बद्दुआ करूं। क्यों? कि लिखने की बीमारी मेरे अंदर है। मैं सोचता हूं कि लिखने की जो बीमारी है, इससे मुझे आज़ादी मिले। तो क्या जिन लोगों ने आपको लिखने पर उभारा था, क्या आप उन लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं, या लिखने में मजा आता है, या इसको बीमारी समझते हैं आप? मैं बीमारी बिल्कुल नहीं समझता हूँ, बल्कि मजा आता है। और मैं किसी के लिए बददुआ इस मामले में तो नहीं कर सकता, कम अज कम। तो जिन्होंने भी मुझे लिखने के लिए मोटिवेट किया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मुझे अच्छा लगता है लिखना। जी। तो मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बद्दुआ इस किस्म की है कि बहुत सी दुआएं मेरे हक में खुद कबूल नहीं होती है। तो अगर मैं किसी के लिए बद्दुआ करूं तो कहाँ कबूल होगी? तो इसलिए मैं बद्दुआ कर देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। तो तौसीफ जी। बरेलवी साहब, अपने एक दो अफसानों के बारे में बताइए कि
जैसे आप मिसाल के साथ कि मेरा ये अफसाना है, इसमें ये किरदार हैं, इसमें ये कहानी है, ये हमने ये कहानी कहाँ बैठकर लिखी थी, और ये ख्याल कब जी आया, कैसे आया, सोते हुए। कुछ लोगों का ख्याल ये भी, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि 3 बजे सुबह हमने ये अफसाना मुकम्मल किया। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने तीन हाँ बजे हाँ। कोई अफसाना मुकम्मल किया हो, और ख्याल आते ही आप लिखने के लिए बैठ गए हो, या फिर बहुत दिनों से आप सोचते रहते हैं, उसके बाद लिखते हैं? अपने लिखने के बारे में भी कुछ बताइए, और अपने अफसानों की ये कुछ दोनों खुसूसियात जी। ये दोनों ही बातें होती हैं मेरे साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कोई ख्याल आया उसको नोट कर लिया, लेकिन उसको महीनों नहीं लिख पाए, लेकिन बाद में लिखा उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि फौरन बैठ गए और उसको मुकम्मल करके ही उठे। एक दो अफसाने ऐसे हुए हैं जिनको मैंने एक या दो बार में बैठ करके कंप्लीट कर दिया, एक दो दिन में कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से भी हुआ है। और ख्याल तो खैर चलते ही रहते हैं, और जी कुछ ख्याल ऐसे हैं जो अधूरे भी रह जाते हैं। तो जी कुछ अफसानों के बारे में अगर मैं कहूँ तो एक अफसाना मैं आपको जैसे बताऊँ, ताजीब। तो पूरे शहर ताजीब। पर जी जी। तो जी पूरे जी शहर में उसमें अजाब है एक तरह का, कि हम्म, पॉल्यूशन से पूरा मामला, पूरा उनका शहर खराब हो चुका है। लोग जिनके पास पैसा है, साहिब सरवत हैं जो लोग, वो दूसरे किसी सैयारे पर रहने के लिए जा रहे हैं, है ना। जी तो उसमें मोहब्बत कैसी होगी उस दौर में, या उस वक्त में मोहब्बत किस तरह से होगी। तो मैंने उसमें यही देखा है कि मोहब्बत जो है वहाँ पर दम तोड़ती है, और जिनके पास पैसा है वो चले जाते हैं, और जो मोहब्बत करने वाले हैं तो वो भी जुदा होते हैं, क्योंकि उस तैयारे पे जाने के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, तो नहीं जा पाता है लड़का, उसमें नहीं जा पाता है। तो वो किस तरह की मोहब्बत है। अच्छा, लड़की जाती तो है अपने साथ में, लड़के की कुछ तस्वीरें और कुछ ये चीज़ें ले जाती है, और वो दोनों में अलहदगी भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसमें क्या जज्बात होंगे, किस तरह की चीजें होंगी, कैसा माहौल होगा। हालांकि वो जिस तैयारे में जिस शटल में बैठ के जा रही होती है, वो वहां पहुंचता नहीं है अपने मंजिल तक, और वो रास्ते जी में ही शिकार हो जाता है किसी हादसे का। तूफान जी आता है, कोई इस तरह की चीजें उसमें दिखाई गई हैं। तो पूरा शहर जो है उसमें सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। लोग शहर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जी निकल नहीं पाते हैं घर से, और बाहर जी। जो है वो वाकई रोबोट्स हैं। ये नया नया ख्याल है, नया शहर है। आपने नए ख्याल को नए शहर से नए अंदाज में जोड़ने की बेहतरीन कोशिश की है। हमने भी आपका ये अफसाना पढ़ा है, और बहुत ही इंजॉय किया है। और किसी और अफसाने के बारे में बताइए, जो खास वो जी। तालीमी माहौल या अलीगढ़, यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द। जी बिल्कुल। मैं अलीगढ़ में रहने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर। उसमें अफसाने में मैंने साफ साफ लिखा भी है कि हम लोग जब हॉस्टल में रहा करते थे, तो कुछ लोग जुमेरात को आते थे और हमें ले जाने की कोशिश करते थे कि वो जमात में कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। जी तो इस तरह की चीज़ें उसमें हैं। इसके अलावा मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है कि हालांकि अफसाना बहुत पहले लिखा है, मतलब मजमुआ आने से जाहिर है पहले लिखा है। मजमुआ 20 में आया, तो ये उससे पहले का लिखा हुआ है, गालिबन 18 में लिखा है। तो ये बड़ा पसंद किया गया था यहाँ पर। जो एक क्लब हुआ करता था, डॉक्टर तारिक शतारी था, प्रोफेसर तारिक शतारी, जो उनके घर में क्लब हुआ करता था, तो उसमें मैंने सुनाया था ये अफसाना। तो उसका उन्वान है रगे जान से करीब। तो अच्छा अच्छा। उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अब इसके क्या एक आप ऐसी आगे है ना। बढ़ें, तो उस कल्ब के बारे में बताएं, क्या वो अभी भी जारी व सारी है, या फिर वो बंद हो चुका है? इसके मुतालिक मैं बहुत सुनता था जब मैं दिल्ली में रहता था। उसमें शरीक होने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामी हाथ आई। उसके वो मुतालिक क्लब बताएं अब कुछ। कोरोना के बाद से तो फिर वो क्लब दोबारा बहाल नहीं हो सका। अच्छा अच्छा। लेकिन कोरोना से पहले पहले तक मुझे तकरीबन 5 साल उसमें जाने का मौका मिला था। तो जी उसमें बहुत मेरी एक खूब। तरह तो से अब तरबियत हुई। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे जान के करीब के मुतालिक बताइए कुछ। जी जी। तो रगे जान से करीब में एक लड़का है, वो पहले गांव से निकल करके शहर के कॉलेज में जाता है, वहां से फिर यूनिवर्सिटी जाता है। तो यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर रह करके मैंने जो माहौल देखा या जाना या सीखा, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं वहाबी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, ये सब अलग अलग सेक्ट यहाँ पर। कुछ लोगों को मैंने देखा कि डंके की चोट पर कबूल करते हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ मुसलमान कह के अपना काम चलाते हैं। एक साहब जो थे, उन्होंने कहा मैं इस्लामिक एथीस्ट हूँ। उनको सुन करके तो मुझे बुखार आ गया था वाह कि व्हाट इज वाह दिस। वाह। तो ये इस तरह के टर्म्स मैंने यूनिवर्सिटी में सीखे, बल्कि मैंने इसको इस्तेमाल भी किया था अपनी कहानी में। और जी वो जो लड़का है वो फिर किसी दूसरी दुनिया में जाता है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री में जाता है। तो वहां पर वो देखता है कि मुख्तलिफ सेक्ट के लिए अलग अलग मसाजिद उसमें उन्होंने बनाई हुई, मस्जिद के अंदर कॉलम बनाए हुए हैं।
एक जी। दारुल इबादत बनाया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग कॉलम है, वहाँ रोबोट नमाज पढ़ा रहा है। ये बात उस हम्म। वक्त मैंने लिखी थी। तो हम्म। लोगों ने इसको इसलिए पसंद किया कि नया आइडिया है, और जी। रोबोट नमाज पढ़ा रहे हैं, इस तरह का नहीं सोचा था। जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और जितने भी सेक्ट के लोगों को नमाज जैसी जैसी पढ़नी थी, तो उनके लिए वो उस तरह की हम्म। नमाज को वो एक्ट कर रहा था, और उसके अंदर सारी जी। चीज़ें थी इंस्टॉल की हम्म। हुई। तो लास्ट में क्या होता है कि वो नमाज पढ़ रहा होता है, उसका जो एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ होता है, तो लास्ट में वो हम्म। सजदे में जाता है, तो सजदे में ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम्म। हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि फिर अब आगे क्या होगा अगर इस तरह की चीज़ों में आगे हम क्या इन्वॉल्व होगा? होते हैं। वह जी। दिखाने की कोशिश ये कि अगर हम तकसीम होते हैं तो हम किस तरह से कमज़ोर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की। इस जी। अफसाने जी। को बहुत पसंद भी किया गया था, जो कि जी। मजमूए जी। में शामिल भी है। अभी मैं गुलबर्गा में रहता हूँ। यहाँ के जी एक अफसानचा निगार हैं मंजूर वक़ार साहब। उन्होंने एक जी अफसानचा जी लिखा है। वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद में न इमाम जी। टिकते हैं, न मुअज्जिन टिकते हैं। तो हम्म। 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 4 महीने में चला जाता है। क्योंकि जी मतवल्ली परेशान करते हैं। कभी तनख्वाह कम मिलती है, कभी तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती है। तो फिर उनके एक दोस्त जी कहते हैं कि घबराओ नहीं, वो दिन भी नज़दीक है, वो दिन भी नज़दीक है कि जब इमामों की छुट्टी हो जाएगी, मुअज्जिनों की छुट्टी हो हाँ, जाएगी, और रिकॉर्डेड अजान हम रखेंगे, वक्त होते ही हम हम्म, अजान चला दिया करेंगे। तो जी आपका अफसाना सुनकर उनका अफसानचा याद आया। चलिए, बहुत जी हो गया। एक चीज और बताइए तौसीफ बरेलवी साहब, अभी आप कह रहे थे कि आपका अफसानवी मजमुआ 2020 में शाये हुआ है, क्या उसके बाद कोई तैयारी है? क्या उसके बाद आप कोई मजमुआ लेकर आना चाह रहे हैं? हमने ये भी सुना है कि कुछ नौजवान लिखने वाले वो कहते हैं कि अदब का भी ताल्लुक किसी न किसी तरीके से नौकरी से हो गया। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा लिखना मुनासिब नहीं है। और वो लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं लिख कर जमा करता हूँ, और जिस दिन मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, उस दिन अपनी 3 किताबों का इजरा एक साथ करूंगा। क्या आप ऐसे नौजवान को जानते हैं, या फिर आप भी इसी राह पर चल रहे हैं? मैं तो इस राह पर नहीं चल रहा हूँ, अलबत्ता मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। जी। उनके बारे में सुना है। उनका मानना ये है कि जब तक ये अच्छी जॉब नहीं होगी तब तक हमारी किताब को पजीराई नहीं मिलेगी, और काफ़ी हद तक सच भी है ये। एक स्टूडेंट अगर रिसर्च स्कॉलर है, वो कितना भी अच्छा मजमून लिखे किसी ऐसे टॉपिक पर जो इंटरनेशनल लेवल का कोई टॉपिक हो, लेकिन जी। उसको अहमियत नहीं मिल पाती है। अगर कोई प्रोफेशनल इस तरह ज़ाहिर मिलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जी। कभी जी। कभी स्टूडेंट के लिखे हुए आर्टिकल्स को भी बड़ी जगहों पर पढ़ा जाता है या समझा जाता है, या काफ़ी पजीराई भी हासिल हो जाती है। तो वो 50-50 मामला है। लेकिन जी। मैं इस पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगा कि लिख लिख कर रखूँ और बाद में मैं शायद कराऊंगा जब जॉब होगी। ठीक है, जब होगी तब होगी परमानेंट जॉब। अभी भी जॉब में ही है, वो परमानेंट ना हो तो क्या हुआ, अर्जी ही सही। लेकिन 6-7 साल मगर हो गए मुझे तौसीफ बरेलवी साहब, अब तक आपका कोई नया जी मजमुआ नहीं आया है? या फिर अवार्ड हाँ। के इंतजार में है कि अवार्ड का ऐलान आपके नाम के साथ हो जाए, तब आप अफसानवी मजमुआ लिखेंगे, या नहीं, ऐसी अफसानवी कोई बात मजमुआ नहीं। शाये करवाएंगे? तो मैं मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है, तो अभी उतना लिख नहीं पाया है कि एक पूरा मजमुआ लाया जा सके। तो इसलिए थोड़ा सा ताखीर हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 साल में कोई मजमुआ आ जाएगा। हालांकि इरादा ये था कि नॉवेल लिखूंगा, लेकिन नॉवेल के लिए जो पढ़ना चाहिए था मुझे मुझे नहीं लगता कि मैंने उतनी पढ़ाई की है। और मुझे थोड़ा सा पढ़ाई और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, ये जी। चीज़ें मुझे करनी होंगी। उसके बाद ही में मुझे चाहिए कि मैं लिखूंगा। इससे पहले मैं जो अफसाने लिख रहा हूँ, तो अभी वो इतने नहीं हुए कि उनको अफसानवी मजमूए की शक्ल में लाया जा सके। अलबत्ता कुछ अफसाने ही लिखे हैं, जैसे कि साइंसदानों का कब्रिस्तान है, या फिर आप देखें तहतुस तरह की दुखती रगें है, या फिर अभी हाल जी। ही में सी स्ट्रिंग मेरा एक शाये हुआ अफसाना, और एक पाब। जी। इनके अलावा भी कुछ अफसाने शाये हुए हैं। तो ये लेकिन ये है पाप कि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। नाम बहुत दिलकश है। जी पाब। जी जी। पाप जो है पैर और आब, पा और आब से मिला करके बनाया है ये जी। लफ्ज। और इसमें एक जगह है, जो स्ट्रक्चर है ऐसा, जिसमें हम्म। पैर का शेप बना हुआ है, और वो पानी उसमें बहता है। और हम्म। ये जगह जो है एक जंगल में है, और उस हम्म। जंगल के पास में ही, मतलब उस हम्म। पैर के पास में ही थोड़ी सी चट्टान पर एक पुराना महल बना हुआ है, जी। और जिसमें पॉलिटिशियन है, उनका बेटा रहता है। क्योंकि वो अच्छा लोग अच्छा। पुराने नवाब, या कहना चाहिए कि रईस थे, और उनके पास महल था उनके तसर्रुफ में। वो उनकी नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था।
वो उस एरिया के हाकिम थे, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में है डेमोक्रेसी के बाद में। अब जी लेकिन उनका बेटा जो बाकी सब लोग शहर में रहते हैं, लेकिन उनका बेटा यहाँ रहना चाहता है, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। और पाप जो है एक बड़ा ही खूबसूरत सी जगह है, जिसमें शक्ल जो है वो पैर की तरह है, और वहां से पानी बहता है, नदी दरिया बहता है, नदी बहती जी। है इस तरह से। तो तो वो उसमें पाव दिखाया गया आपने है, बनाया लेकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं है। जी। हाँ। तो उसमें हाँ। ये है कि वो एक लड़के से मोहब्बत होती है उसको, जो उसके जो वालिद हैं जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टी में, उसी में उस लड़की के वालिद भी हैं। तो एक तरह से दोनों ओहदेदार हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं उनके दोनों के वालिद। लेकिन लड़की जो है उसे शहर में रहना पसंद है, और लड़का जो है उसे वहाँ एक तरह से जंगल में रहना पसंद है। तो इस तरह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, और मोहब्बत तो होती है, लेकिन मोहब्बत खत्म भी हो जाती है। और लड़का जो है वो जंगल में रहना पसंद करता है, और लड़की शहर में वापस चली जाती है। जी तो है कुछ चीजें, कुछ डायलॉग्स हैं उसमें। अच्छा जी। पाव इसी तरीके से एक लफ्ज हमने भी बनाने की, जोड़ने की कोशिश की है। वो है मुस्कलाफ। और मेरे एक नावल में अच्छा। एक किरदार है। वो नावल पता नहीं, हमने तो कहा था 2026 में शाये करेंगे। 2026 गुजर रहा है। अब इरादा यह है कि थोड़ा लंबा वादा करें तो अच्छा लगे। तो अब मैं यही वादा करना चाहता हूं कि 2036 में मेरा नावल शाये होगा। आप लोग इंतजार कीजिए, इसमें इंतजार का मजा भी है। इससे पहले और भी और भी हमारे अहद अहद का जो एक एहसास है, और अहद की जो एक रिवायत है, वो भी इसमें नजर आती है कि वादा करो तो कुछ लंबा करो। उसमें मैं बता रहा था कि एक लफ्ज है मुस्कलाफ। उसमें एक फलसफी साहब जी होते जी। हैं। और वो अपनी अच्छा। बच्ची की शादी नहीं करवाते। वो कहते कोई बहुत अच्छा बच्चा मिले। और अच्छा बच्चा कौन हो सकता हाँ। है? और अच्छा बच्चा कौन हो सकता है? हम्म। वो हम समझ ही सकते हैं। आज के दौर में अच्छा बच्चा वही हो सकता है कि जो कम अज कम अंबानी साहब का भतीजा हो। तो यही है। तो वो मुस्कलाफ, वो साहब कहते हैं, हकीम साहब, फलसफी साहब, कि मेरी बच्ची है। देखिए, शुरू से ही हमने उसको फलसफे से करीब करने की कोशिश की है। सबसे पहला लफ्ज ये कि हम्म। मुस्कान से मुस ले लिया, और लाफ जो हंसना है, दोनों को मिलाकर मुस्कलाफ बना लिया। तो ये फलसफी साहब वो कहते हैं। ये नॉवेल इंशाल्लाह 2036 में पढ़ेंगे। चलिए मजीद आगे इस एक और सवाल करते हैं यहाँ पर। ये कहा यह जाता है कि जैसे अभी भी आपने कहा था कि 50% सच्चाई है इसमें, कि बगैर परमानेंट हम्म। नौकरी के आपकी तख्लीकात की भी कदर नहीं की जाती है। एक अफसाना पढ़ा है या किसी ने मुझे सुनाया था कि एक बेरोजगार साहब थे। बेरोजगार साहब ने जी। अपनी कहानी किसी बड़े इदारे को या बड़े रिसाले को शाये करने के लिए भेजा। मुदीर साहब ने लिखा हम्म। कि हम माजरत खां हैं, आपकी तख्लीक मेयारी नहीं है। तो उस साहब ने हम्म। यह किया कि उस अफसाने का तर्जुमा हिंदी या इंग्लिश में करवा लिया। और ये हम्म। अफसाना इत्तिफाक से, या वो तख्लीक हिंदी या इंग्लिश में शाये हो गई। तो वो मुदीर साहब जिन्होंने अफसाने को रिजेक्ट किया था, वो बेरोजगार साहब को फोन करते हैं कि आपका अफसाना या आपकी तख्लीक फलां हिंदी रिसाले में या फलां इंग्लिश रिसाले में शाये हुई है। वो तहरीर हमारे पास मौजूद है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका उर्दू में तर्जमा कर लूं और अपने रिसाले में शाये कर लूं। क्या आपने ऐसी कोई कहानी पढ़ी है, या इस कहानी में या इस नरेशन में, इस बयानिया में कोई सदाकत नजर आती है? नहीं, कहानी तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे इसमें सदाकत नजर आती है। जी जी जी। होता है ऐसा। तो कोई अपना जाती तजर्बा बताएं। जाति तो मेरा इस तरह का नहीं हुआ, अलबत्ता सुना है, इस तरह की चीजें सुनी है। मेरे साथ तो ये होता था कि मैं अफसाने भेजता था पहले। अब मैं रसाइल का नाम तो यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, जी जी क्योंकि बाद में फिर वो लोग छापने, तो शुरू में मुझे नहीं छापते थे। वो वही था कि मैं नया नया था, तो नहीं छापते थे। एक साहब ने तो ये कहते थे कि आपकी कहानियां जो हैं, मेरी कहानी थी एस्ट्रे, आपने पढ़ी होगी, जी 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 जो जहन रात। तो जी उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि एक मुदीर ने, कि जी ये आपकी कहानियां जो है वो अंग्रेजी के कहानियों का चरबा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये अंग्रेजी में जहां भी ये कहानी छपी हो, उसमें असल में रीवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट था। जी तो मैंने कहा जहां कहीं भी आपने पढ़ी हो ये कहानी, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी जी कहानी जो है उखाड़ के फेंक दूंगा। वो नहीं जी बता पाए, उन्होंने मुझसे फिर बहस नहीं की, लेकिन मेरी कहानी को नहीं छापा उन्होंने। जी तो ये चीजें थी। मैंने उनको बताया कि अगर मैंने कुछ ऐसे नाम रख दिए हैं जो आपको यूपी या बिहार या बंगाल या यहाँ के लोगों की तरह नहीं लग रहे हैं,
तो भाई आप आपको ये देखना चाहिए कि गोवा जैसा एक स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको यूरोपीय नाम लगेंगे, है ना। जी तो जी ये चीजें हैं, और वहाँ पर रहते हैं अच्छे खासे लोग बाहर के। जी तो जरूरी नहीं है भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारे कौमें, बहुत सारे लोग एक वक्त रहते हैं। जी। चलिए, तो बहुत वो अच्छी समझ बात नहीं है। पा रहे। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिखने की तरफ आप कैसे आए? क्या वजह थी कि आप लिखने की तरफ माइल हुए? क्या वो मुहर्रिकात हैं कि जिन्होंने आपकी उंगलियों में कलम थमाए? जी जी, उसके मुहर्रिकात ये हैं कि मैं जब बरेली में पढ़ता था, तो वहाँ पर एनुअल फंक्शन जब हो रहा था तो उसमें किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना था। अब चूंकि मैं साइंस पढ़ने वाला आदमी, और इन चीज़ों में जब गया तो मुझे लग रहा था मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगा, तो मैं भी कोशिश करूं। तो उन दिनों मैं कोशिश करने लगा था, तो बहुत कोई अच्छी चीज़ें नहीं लिख पाता था, कोई अच्छी तहरीर नहीं होती थी, लेकिन यह है कि कोशिश मैं करता था। तो वहां से मुझे लगा कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, पिछड़ ना जाऊं। इस एहसास ने मुझे लिखने की तरफ माइल किया, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे से मजमून भी लिखने शुरू किए, जो बहुत मामूली से रसाइल में छपटाए हो जाते थे या अखबार में कहीं। बाद में जब मैं अलीगढ़ आया तो मुझे ज़्यादा मौका मिला लोगों से मिलने का, और मैं खास तौर पर फिक्शन की तरफ माइल हुआ। तो यहीं आकर के मुझे पता चला कि मुझे फिक्शन में ही आके जाना है। उससे पहले मुझे नहीं मालूम था, मैं कहानी भी लिखता था और गजल कहने की कोशिश भी करता था, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिल रही थी, और छप जी दोनों चीजें नहीं थी। जी तो जी यहाँ आकर के पता चला मुझे कि मुझे अफसाने की तरफ जाना है। जी तो ये चीजें थी। जी। अब आपसे एक सवाल ये है कि नौजवान नस्ल में, जी। बल्कि ये कह लें कि ताज़ा कार नस्ल में, जिस नस्ल से हम लोग हम्म। ताल्लुक़ रखते हैं, आप किन किन को ज़्यादा जी पढ़ते हैं? अगर हम आपसे बात करें आप किन किन को पढ़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे राइटर्स के नाम बताएंगे, तख्लीकार के नाम बताएंगे, अफसाना निगारों के नाम बताएंगे। और ये रिवायत भी है कि लोग पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को पढ़ते हैं। लेकिन आप अपनी नस्ल में किन किन लोगों को पढ़ना पसंद करते देखिए, मैं आपको पढ़ना पसंद करता हूँ। हैं? आपके अलावा एक और मैं आपको नाम बताऊं, वसीम अलीमी का नाम आपने सुना होगा, आपने उनके अफसाने भी पढ़े होंगे। जी उनके यहाँ नुबरत है। ठीक, जी उनके इब्तदाई अफसाने भी मैंने पढ़े जब वो लिख रहे थे। तो उनके यहाँ जी भी चीज़ें जाहिर है, आपको तो एक लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, उनको तो मैंने अभी एक दो साल पहले, 2 साल पहले पढ़ना शुरू किया है। तो उनको मैं थोड़ा, अब तो उनका खैर मजमुआ भी आ गया है, और उनके बहुत सारे अफसाने ऐसे भी हैं जो इको इको से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। जी तो जी। ये चीज़ें भी हैं। आपके यहाँ चूंकि पहले से अफसाने पढ़ रहा हूँ, आपके उन ये मुझे मिन्हा कर प्रोग्राम्स में दीजिए, भी। मेरे अलावा और लोगों को बताइए तो ज्यादा मुनासिब होगा। जी मैं बताना चाह रहा हूँ, जी जी जैसे कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने और भी पढ़ा है, जैसे कि जी जी मोहसिन उल जी। हक साहब के जो पोते हैं गालिबन, या बेटे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, आपको याद होगा। कुछ अफसाने नूरैन अली उनके हक पढ़े हैं। साहब। नूरन नूरन अली साहब, नूरन जी अली जी। हक साहब, इनके उनके कुछ पढ़े भतीजे हैं हैं वो। कुछ। जी। अच्छा, बताइए। जी अच्छा, कुछ अफसाने जो हैं शहनाज रहमान के भी पढ़े हैं। जी जी और कुछ अफसाने जो हैं पड़ोसी मुल्क से भी कुछ तहरीरें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि फेसबुक पर या कहीं इस तरह की जगहों पर। जी तो एक अहमद नईम, आपने नाम सुना होगा। तो जी कुछ जी जी अफसाने उनके भी पढ़ लेता हूँ। जी तो इस तरह से कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, हिंदी में भी कुछ लोग लिख रहे हैं। जी जी जैसे मुमताज़ इकबाल हैं, वो हिंदी और उर्दू दोनों में उनका काम है, तो उनके भी एक दो अफसाने मैंने पढ़े हैं इन दिनों जी में। हालांकि उनकी जी शायरी को मैं सुना करता था, जी अलबत्ता उन्होंने कुछ अफसाने भी अच्छे लिखे हैं, तो हैं। हिंदी में भी अब आजकल मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ, जी बल्कि जी। पढ़ना भी चाहिए। चलिए, बहुत खूब। अब एक सवाल हम ये करना चाहते हैं आपसे कि आम तौर से जी। ये होता है कि बड़े लोग छोटों को मशवरा देते हैं और ये बहुत आसान होता है। लेकिन हाँ आज हाँ। एक सवाल ये है कि आप अपने से बड़ों को, जो बड़े लिखने वाले हैं या फिर जिनके हाथ में जिमामे हुकूमत है या जिमामे अदब है, उनसे आप उनको क्या नसीहत करना चाहते हैं? या बल्कि और इसको छोटा कर दें या आसान लफ्जों में कहें तो उनसे आप क्या दरखास्त करना चाहते हैं? हाँ, दरख्वास्त वाला लफ्ज ठीक है। जी नसीहत तो मैं और क्या मेरी हकीकत। नसीहत का तो वो सवाल ही नहीं है, अलबत्ता ये है कि दरख्वास्त हाँ हो सकती है। जी दरख्वास्त ये हो सकती है कि जो नए लिखने वाले हैं, उनको वो पढ़ें, उनको वो जी समझें, उनको वो जी अप्रिशिएट करें, उनको जी आगे जी बढ़ने में मदद करें, और उनकी कमियों
को जी अगर बताएं तो उसका जो तरीका कार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो समझें, ना कि जी अहानत। ये चीज़ें भी जी देखने को मिलती हैं। जी जी तो ये रवैया अगर वो अपनाए तो जाहिर है कि नए जो नई नस्ल है वो, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन जी कुछ जी, जगहों पे बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल उमूमी, जी 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 मुझे तो बड़ा अच्छा माहौल मिला बड़ों से। जी तो जी यहाँ अलीगढ़ में आकर के, खास तौर पर शिक्षण के मैदान में अलीगढ़ में, मुझे काफ़ी शफ़क़तों से, कहना चाहिए कि शफ़क़तों से गुजरने का मौका मिला। तो मेरे लिए ये है कि आसानियाँ हो गई, लेकिन ये आसानियाँ सबको मैसर हों अगर किसी जी भी जी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या कॉलेज में पढ़ने वाले हों, या स्कूल में पढ़ने वाले हों। तो अगर जी उनके असातिज़ा हैं या कोई पढ़े लिखने वाले अदीब हैं उस शहर में या उस गांव जी में या कस्बे में, हम्म उनका थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिल जाता है तो बच्चा भले ही अच्छा ना लिख रहा हो लेकिन वो जी सपोर्ट मिलने की वजह से अच्छा लिखने लगता है। जी तो जी नया जो स्टूडेंट, नया कोई लिखने वाला होता है तो उसे इसी सपोर्ट की जरूरत होती है, मुझे लगता है मोरल सपोर्ट की जी ज्यादा जरूरत होती है। जी और बहुत खूब। जाहिर है ये एक तजुर्बे से, रिवायत भी रही है कि बिल्कुल जूनियर बात को तो वही लोग है। पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, अब हो सकता है। लेकिन जी हाँ हमारे वही मामले है कि आपको क्यों पढ़ेंगे, हम मंटो को पढ़ेंगे जा करके। जी ठीक है जी भाई, जी मंटो ने जो अपना काम कर लिया वो अपना काम उन्होंने कर दिया, मैसेज पहुंचा दिया दुनिया तक, और वो आगे भी पहुंचाते रहेंगे और उनको पढ़ा जाता रहेगा। उनको कौन इनकार कर रहा है भाई? जी लेकिन अगर नए को पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये क्या लिख रहा है, ये मंटो जैसा लिख रहा है या मंटो से अलग लिख रहा है या कॉपी मार रहा है किसी को? कैसे पता जी चलेगा? जब हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन लोग पढ़ने से पहले ही राय कायम कर हम्म, लेते हैं, जो कि गलत है। तो बस मैं जी यही दरख्वास्त करूंगा बड़ों से कि वो राय जी कायम ना करें, वो पढ़ने जी की कोशिश करें, अगर वक्त ना हो तो वक्त निकालें और जी सपोर्ट करें। जी जी तो बस यही बहुत कहना खूब। चाहूंगा। तब आखिरी में तौसीफ बरेलवी साहब, माइक आपके हवाले, कोई सवाल आप कीजिए और उसी सवाल का जवाब आप दीजिए, कोई भी सवाल। देखिए, मैं सवाल जरूर करूंगा। हम्म, सवाल ये है कि फिक्शन, मैं देख ये रहा हूँ हम्म, कि शायरी के मैदान में आप कहीं भी हाथ डाल दीजिए तो दस जी बीस शायर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, कहीं भी आप हाथ जी डाल दीजिए और अच्छे अच्छे शायर आ जाएंगे। मैं खराब या जी मुतशायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ठीक ठाक शायर, अच्छे शायर भी मिल जाएंगे। जी जी लेकिन अफसाना निगारी के मैदान में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप कहीं भी जी हाथ डाल दें आपको 10 20 छोड़िए, आपको दो चार हम्म, भी ढंग के अफसाना निगार मिल जाएंगे। एक तो ये जी है कि टॉपिक, मैं खासतौर पे खवातीन जो अफसाना निगार हैं, लड़कियां जो कम उम्र, मतलब कहना चाहिए कि नौजवान लड़कियां हैं, हम्म उनके अफसाने आप देखिए उनका टॉपिक वही जहेज वाला एक निकल के आता है सामने, और हम्म, दूसरा वो घर वसाइल वाला। तो हो सकता है उनकी प्रायोरिटी वही हो, लेकिन चीजें मैं सबको नहीं कह रहा हूँ इसमें भी, जी जी कुछ बिल्कुल जगहों पे। बिल्कुल। लेकिन उमूमियत, अक्सरियत जी जो जी जी, टॉपिक अक्सरियत उमूमियत, टॉपिक जी 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 टॉपिक वही रहते जी हैं और ख्वाब ख्याल वाली बातें। तो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा बदलना चाहिए। और चीज़ों को, सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही, फिर बाकी सभी से मैं अगर कहूँगा कि उसमें लड़के मर्द और सब शामिल हैं, तो उनको भी कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है, उनको भी अच्छा लिखना चाहिए और अच्छी कोशिशें करनी चाहिए और तजर्बे करने चाहिए और टॉपिक को नया करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कॉपी ना करें, जी रिपोर्टिंग ना करें। ये जी चीज़ें मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपोर्टिंग के बारे में पहले भी कुछ जगहों पर कह चुका हूँ, कुछ इंटरव्यूज में कह चुका हूँ जी जी कि रिपोर्टिंग से बचें। अच्छा, एक जी और चीज़ है, जो अदबी मेले होते हैं जी उनसे बड़ी शिकायत है मुझे, एक दो जगहों जी को छोड़कर। जी मुशायरा तो वो इतने बड़े लेवल का कराते हैं कि उसमें लाखों नहीं शायद करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं। कई जी जी पे मैंने ऐसे देखे हैं अमेरिका में या लंदन में, वो इंटरनेशनल लेवल से कई लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, कई शोरा को इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े, उनके हम्म, रहने का, उनके खाने पीने का, वो सारा अगर देखें तो करोड़ों रुपए का बजट होता है। जी ठीक है। अच्छा, मुशायरे का तो ये हाल है, लेकिन हम्म, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अफसाने की नशिश हमने तो होते हुए नहीं देखी है कि मतलब कोई अमेरिका में नशिश हो रही हो जिसमें हिंदुस्तान से दो चार अफसाना निगार बुलाए जाएं, जो हिंदुस्तान से चले जाएंगे, दो चार वहीं के हो जाएं, दो चार किसी और कंट्री से बुला लें। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं देखने में मिलता है। अच्छा, हम्म, बॉडीज बहुत सारी अदबी, अच्छा उसके पीछे वजह है, मुशायरा सुनने तो लोग आते हैं। हम्म, अच्छा, मुशायरा सुनने वो लोग भी आ जाते हैं जिनको शायरी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती, वो भी आ सकते हैं। अफसाना सिर्फ और सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो बहुत संजीदा किस्म के कारी होंगे, अफसाने के या फिक्शन के, वो सुनने जाएंगे। और अफसाना चूंकि सुनने की चीज है भी नहीं, ये भी मैं हम्म, समझता हूँ, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं और उसके लिए हो सकता है स्पॉन्सर भी ना मिले अफसाने के लिए, लेकिन मुशायरों के लिए मिलते हैं। ये बात भी जी मैं जी समझता हूँ। जी लेकिन फिर भी अगर कहीं पे बड़ी मतलब नशिश हो रही हो, शायरों के लिए कोई जी शेरी महफिल मुनक़िद हो रही हो, तो अफसाने के लिए छोटी मोटी कर दीजिए आप। जी ये हो सकता है। बहुत खूब तौसीफ तो बरेलवी साहब, आपके मशवरे के इस बहुत से अबाद हैं, इन पर गौर व फिक्र किया जा सकता है।
और हमने आपसे चंद बिखरे सवालात किए हैं। और इस मुआशरे में बिखराव की कैफियत है, तो इसलिए हमने बिखरे बिखरे सवालात किए हैं। हो सकता है इन बिखरे हुए सवालात में चंद बिखरे हुए लोगों के लिए दिलचस्पी के सामान नजर आए, तो इसलिए हमने आपसे चंद बिखरे बिखरे सवालात किए हैं। और अभी आपका या हमारा अद्दी सरमाया इतना है नहीं कि एक मौजू पर 10-20 सवालात हमसे लोग करें या आपसे करें और हम जवाब दें, तो इसलिए बिखरे हुए सवालात का एक जवाब भी है। तो इसी तरीके से नाजरीन सामीन, हम नौजवानों से भी, यानी नए और पुराने चराग से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, उनसे आप रोशनी हासिल करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और आप भी कमेंट के जरिए चंद ऐसे सवालात की जानिब रहनुमाई फरमाएं कि जिन पर गौर व फिक्र करना हमारे लिए, हमारे नस्ल के लिए और हमसे ऊपर की जो नस्ल है उनके लिए भी मुनासिब हो। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम हाजिर होंगे किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और इंटरव्यू के साथ। हमारा नारा है अदब का मक्खन, समाज का तड़का और तालीम की चुस्की। इन पहलुओं पर, इन आवाज़ पर वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आखिर में फिर इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। तौसीफ बरेलवी साहब, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि अगले इंटरव्यू में कोई हबीब सलफ़ी या फुज़ैल मालिकी हमारे साथ हो। आदा। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।